हिमाचल में है एक ऐसा गांव जिसे लोग स्वर्ग जैसा बताते हैं, जहां आंखें खोलते ही आपको किन्नर कैलाश में बसे इस ऑलमोस्ट 80 फीट ऊंचे नेचुरली फॉर्म शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ के सेब, सदियों पुराने घर और रोलाने जैसे यूनिक फेस्टिवल्स आज सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। और इसी वैली में है एक और गांव जहां ना सेब के बाग हैं, ना ही हरे भरे पहाड़, बस दूर तक फैली हुई बंजर जमीन। ऐसा लगता है जैसे कुछ ही किलोमीटर्स में पूरी दुनिया बदल गई हो। और इसी गांव से दिखती है हिमाचल की हाईएस्ट पीक रियोपुर गिल। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर ये गांव बसते हैं हिमाचल की किन्नौर वैली में। यहाँ आने के लिए आपको गुजरना पड़ता है इंडो तिब्बत हाईवे से। इस रोड को वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट रोड्स में गिना जाता है, जहाँ एक तरफ आपके सर के बिल्कुल ऊपर ये चट्टानें होती है और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। 1850 के आसपास इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड के लिए बनाई गई ये रोड उस जमाने के वर्कर्स ने बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ बेसिक टूल्स और अपने हाथों से ही इन रॉक्स को काट कर बनाया था। और इन्हीं रोमांचक रास्तों को पार करके आप पहुंचते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में, जो चारों तरफ से हिमालयस की इन ऊंची ऊंची पीक से घिरा हुआ है। दिस इज़ द लैंड ऑफ शिवा, कल्पा। सो फाइनली शिमला से 8 घंटे की जर्नी के बाद मैं अपनी आज की डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं। वेलकम टू कल्पा। पता है कल्पा की सबसे खास बात क्या है? यहाँ आज भी पहाड़ी कल्चर, देवताओं पर विश्वास और लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसे ही जिंदा है जैसे सालों पहले हुआ करता था। शायद इसीलिए कल्पा इतना रॉ और ऑथेंटिक फील होता है। यहाँ आप सिर्फ नेचर के ही करीब नहीं आते बल्कि यहाँ के लोगों और उनकी ज़िंदगी के भी करीब आ जाते हो। सुबह की ठंडी हवा, सालों पुराने लकड़ी के ये घर, हर तरफ फैली नेचर की खुशबू, सेब के ये बगीचे और सामने खड़ी बर्फ़ से ढकी किन्नौर की ये ऊंची ऊंची पीक्स, सब कुछ इतना सररियल लगता है कि कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ सच में एग्जिस्ट करता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी खूबसूरत सपने के अंदर आ गए हो। अब कल्पा इतना छोटा सा गांव है कि यहाँ गिनकर बस 300 घर ही है। आप इसे आराम से पैदल घूम सकते हो। और जब आप इन छोटी छोटी गलियों में पैदल चलते हो तो समझ आता है कि कल्पा की असली खूबसूरती किसी एक व्यू पॉइंट या टूरिस्ट स्पॉट में नहीं बल्कि इस गांव के हर कोने में बसी हुई है। किन्नर कैलाश पीक्स के बिल्कुल सामने बसा ये गांव इतना शांत है कि यहाँ हवा की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। 8 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद मैं इतना भूखा था कि कल्पा की पहली ही दुकान पर रुक गया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही स्वीट सी आंटी से। सब बनाती हूँ मैं खाना, और सिद्धू, मोमो, चाउमीन, थुप्पा सब बनाती हूँ। जो अपना चाहते हैं वो सब कुछ बना देती हूँ। बहुत अच्छा। ये खिड़की तो वाकई हाँ जी। किचन विद द व्यू। अब मैं कल्पा शाम के टाइम पहुंचा था। दिन भर की ट्रैवलिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान फ्लो स्टेट में हो तो उसे थकावट भी खूबसूरत सी लगने लगती है। बस फिर क्या था, रात होते ही मैं कल्पा की इन छोटी छोटी सी गलियों को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा।
और हाँ, अगर आप कभी कल्पा आओ तो यहाँ के राजमा चावल और सिद्धू मिस मत करना। यकीन मानिए, इनका स्वाद आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। शुक्रिया आंटी, थैंक यू। अब बस इंतज़ार था अगली सुबह का। कल्पा के सनराइज़ के बारे में इतना सुना था कि उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। सुबह होते ही किन्नर कैलाश की इस रेंज से निकली हुई सूरज की पहली किरण सबसे पहले मंदिर की छत पर पड़ी। फिर धीरे धीरे ये रोशनी पूरे कल्पा में फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा गांव एक नई रोशनी के साथ जाग उठा। और सच कहूँ, उस पल मैं बस खामोश था। मेरे पास इस मंजर को बयां करने के लिए तो ज़्यादा शब्द नहीं है, बट कल्पा का सनराइज़ देखना सच में एक अलग ही फीलिंग है। किन्नर कैलाश की ये पीक्स यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ के लोग इन्हें हर दिन पूजा करते हैं। इस रेंज की हर एक पीक की हाइट ऑलमोस्ट 19,000 फीट से भी ज़्यादा की है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किन्नर कैलाश पीक्स की, जहाँ है ऑलमोस्ट 80 फीट ऊंचा शिवलिंग। यहाँ तक पहुँचने के लिए करनी पड़ती है एक यात्रा। इस यात्रा को पास के गांव से किया जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। इतना रिमोट और डिफ़िकल्ट होने के बावजूद यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर साल इस यात्रा को पूरा करते हैं। सो अभी मैं कल्पा की एक मोनेस्ट्री में हूँ जिसका नाम है हुबुलनकर मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री तो छोटी है, बट इसके चारों तरफ से प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं। जब हवा चलती है तो वो लहराते हैं, तो इतना पीसफुल सा फील होता है। और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी मोनेस्ट्री है यहाँ पे। छोटी है बट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब कल्पा या पूरा हिमाचल ही कह लीजिए, यहाँ नेचर की खूबसूरती के अलावा एक और चीज़ है जो दिल को छू जाती है। अलग अलग धर्मों के लोग न सिर्फ साथ रहते हैं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस मोनेस्ट्री से बस कुछ ही कदम आगे नज़र आता है कल्पा का ये खूबसूरत सा मंदिर। इस टेंपल की एक खास बात, या यूं कह लीजिए एक खास रूल है। हिमाचली टोपी। सो यहाँ इस मंदिर में बिना कैप के अंदर जाना अलाउड नहीं है। एंड इस बहाने मुझे हिमाचली टोपी डालने का मौका मिला। इस टेंपल का नाम है नारायण नागिनी टेंपल, जो कि कल्पा के बीच में ही है। अभी जिस मोनेस्ट्री में गया था मैं, उसके जस्ट पास में ही ये टेंपल है। ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। कल्पा के बीचों बीच बना ये मंदिर भगवान नारायण यानी विष्णु को समर्पित है। इस टेंपल से किन्नौर रेंज के ये बर्फ़ से लदे पहाड़ बिल्कुल साफ और बहुत ही पास महसूस होते हैं। पूरा मंदिर लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है, जिसमें हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों की झलक देखने को मिलती है। जहाँ ड्रैगन जैसे ये स्ट्रक्चर बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वही हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की खूबसूरत लकड़ी की कार्विंग भी यहाँ दिख जाती है। और शायद यही चीज़ कल्पा को इतना स्पेशल बनाती है। ये जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं, बल्कि यहाँ के लोग और उनकी सोच उतनी ही खूबसूरत है। कल्पा की इन छोटी छोटी गलियों से शुरू होता है एक फेमस ट्रैक, जो आपको लेकर जाता है कल्पा के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक। इस ट्रैक का नाम है चाका ट्रैक।
कल्पा से जब आप ऊपर वाली साइड आते हो तो यहाँ पे काफ़ी पुराने घर दिखाई देते हैं जो ऐसे पत्थर के बने होते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। कल्पा में जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि कहीं भी आप चले जाओ, ये जो मोनेस्ट्री और टेंपल है ये हर कोने से आपको दिखाई देते हैं। पहले मैं मार्केट के बीच में था, वहाँ से भी पूरा क्लियर व्यू था। जहाँ मैंने स्टे किया था वहाँ से भी पूरा व्यू था। और अभी मैं एक ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से भी हर कोने से इस मोनेस्ट्री और टेंपल का व्यू आ रहा है। तो कहीं भी चले जाओ आप कल्पा में, ये टेंपल और मोनेस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। पैदल ही जाना पड़ेगा। इधर पैदल ही चले जाएं। हाँ, अगर गाड़ी से जाना पड़ेगा तो वो तो बहुत परे से ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि जैसे जैसे मैं इस ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था, कल्पा के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। आज इस पूरे ट्रैक पर मैं बिल्कुल अकेला था। मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा था और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन उस डर से कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये देखने की कि चाका ट्रैक से किन्नौर की ये पीक्स कैसी दिखती होंगी। सो फाइनली अभी मैं चाका ट्रैक पर पहुंच चुका हूं। जब आप यहां पहुंचते हो तो यहां से पूरी कैलाश रेंज क्लियरली विजिबल दिखाई देती है। जब मैं कल्पा में था तो हमें नीचे से गर्दन उठा के देखना पड़ता था सारी पीक्स को, बट जब इस ट्रैक पर आप आते हो तो यहां से सारी की सारी पीक्स ऐसे लगता है कि आपके हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सामने है। काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी है यहाँ से और ट्रैक ईजी है, कोई भी चाहे तो गाड़ी लेके भी आ सकता है और पैदल भी आ सकता है, दोनों के लिए अलग रास्ते हैं। और जब कल्पा अपना सा लगने लगा तब उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया। अब मुझे जाना था किन्नौर के लास्ट और हाईएस्ट विलेज की तरफ। यहाँ से आगे का रास्ता और भी ज़्यादा स्केरी था और किसी तरह इन रास्तों को पार करके मैं पहुँच गया हंगरम वैली में बसे इस जंक्शन पर जिसका नाम है खाप संगम। अभी मैं खाप संगम में अपना ड्रोन फ्लाई करने लगा था और यहाँ पे वार्निंग आई है दैट यू आर इन चाइना। आई डोंट नो ये किस वजह से आया, बट आई एम गोइंग टू फ्लाई इट एनीवे। खाप संगम पर हिमाचल की जो 2 रिवर्स हैं उसका संगम होता है। इसमें से एक रिवर का नाम है रिवर स्पीति जो कि हिमाचल की ही रिवर है, और जो दूसरी रिवर है उसका नाम है रिवर सतलुज जो कि कैलाश मानसरोवर में से ओरिजिनेट होती है। काफ़ी सुंदर सा व्यू लगता है। फ़िलहाल आज बारिश हुई थी, उसकी वजह से पानी थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ आप जब नॉर्मली यहाँ पे आओगे तो जो स्पीति रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू दिखती है और ये सतलुज रिवर थोड़ी सी मड्डी दिखती है, उसकी वजह से फिर ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। खाप संगम से तिब्बत बहुत पास आ जाता है और मेरे ड्रोन पर आने वाली वो वार्निंग मैसेज भी इसी रीज़न से आई थी। और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता गया सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। हरे भरे पहाड़ों की जगह अब सूखे और डेजर्टेड लैंडस्केप्स नज़र आने लगे थे। ठंड पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये रोड्स भी अब पहले की तरह बिजी नहीं बल्कि बिल्कुल खाली से लगने लगे। और इन्हीं सब के बीच मैं पहुंच गया किन्नौर के हाईएस्ट विलेज नाको। नाको की हाइट करीब 12,000 फीट है, जिस वजह से यह गांव काफ़ी रिमोट और आइसोलेटेड फील होता है। यहाँ आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे। कुछ लोग
नीचे के गांव में माइग्रेट हो चुके हैं और कुछ लोग रोजगार की तलाश में अपने घर से काफ़ी दूर चले गए हैं। नाको में सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है यहाँ के ट्रेडिशनल मड हाउसेस और उनके बीच बनी हुई यह हज़ारों साल पुरानी नाको मोनेस्ट्री, जो सदियों से इस गांव की पहचान बनी हुई है। मोनेस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मोनेस्ट्री जो है, इस मोनेस्ट्री का नाम डुक पेकर छुलिंग है, जो एक बुद्धिस्ट नेम दिया गया है। तो इस मोनेस्ट्री को जो है 11वीं सेंचुरी का मोनेस्ट्री माना जाता है। बहुत ही प्रीशियस मोनेस्ट्री है ये। इसके ऊपर ये जो गोल्ड की तरह लगा हुआ है, ये एक्चुअल में रियल गोल्ड है? ये हाँ जी ये रियल गोल्ड है। और ये पूरा वॉलपेपर जो दीवार देख रहे हैं आप लोग, जिसमें मंडाला आर्ट बना है, तो कई दीवारों में जो है धर्मा प्रोटेक्टर्स के पिक्चर्स बनाए हुए हैं। तो ये दीवार पूरा गोल्डेड था और ये प्योर गोल्ड है कहते हैं यहाँ के लोग ना। किसने बनाई? ये कहते हैं कि उस समय जो है कश्मीर के पंडितों ने उस वक्त बनाए थे इसको। और नाको विलेज जो एक छोटा सा गांव है, इसको नाको भी नहीं, लोग नेगो कहते हैं। नेगो मतलब तीर्थ का दरवाज़ा यहाँ से शुरू होता है कहते हैं, यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। और साथ में ही एक छोटा सा लेक है, वो लेक भी जो है बहुत पवित्र लेक माना जाता है उसको भी। यहाँ के पहले यहाँ गोल्डेड था ये पूरा। तो एक टाइम कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो भूकंप आने से जो है दीवारों में दरारें पड़ गई। जो गोल्डेड जो आर्ट आप देख रहे हो मंडाला आर्ट में, वो गोल्ड थोड़ा निकलना शुरू हो गया। एक एज अ मंक होने के नाते जहाँ तक मैंने 10-15 साल से बुद्धिज़्म की पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आपके इस यूट्यूब के माध्यम से कि आजकल लोगों को बहुत डिप्रेशन है ना, अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पास्ट को लेकर लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं। लोगों को जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस कर नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके प्रेजेंट में जियो, है ना। पास्ट जो है अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो कभी वापस नहीं आता है। तो हम फिर भी पास्ट में घुसते हैं, हम सोचते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर उसी को सोच के जो है प्रेजेंट में भी हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए जो पास्ट में हुआ था वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उस पास्ट को आप छोड़ दो। जितना हो सके प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। पास्ट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो कभी वापस नहीं आता है, इसलिए उसको छोड़ दो। फ्यूचर जो कभी हमने देखा ही नहीं, उसको भी ज़्यादा मत सोच के जितना हो सके प्रेजेंट में जियो और जितना हो सके खुश रहो। ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगहों को देखना नहीं होता। मेरे लिए ट्रैवल का मतलब है नए लोगों से मिलना, उनके कल्चर और रिलीजन को समझना। और कभी कभी ऐसे ही ट्रैवल करते मिल जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो बिना ज़्यादा बोले ज़िंदगी के बहुत बड़े लेसन्स दे जाते हैं। शायद लाइफ का असली मतलब ही हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहना है। इस गांव में विंटर्स में इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ सब कुछ जम जाता है, ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं। तो उस वक्त यहाँ के लोग खुद को बिजी रखने के लिए सब मिलकर इस मोनेस्ट्री के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करते हैं। जैसे ये पत्थर आप देख रहे हो ना, जैसे 300-400 बहुत सारे पत्थर बने। यहाँ के नाको वालों ने जो है सर्दियों में जो है ये लोग इन पत्थरों के ऊपर जो है छिन्नी हथौड़े से जो है इसके ऊपर कारीगर करते हैं। और इसमें अलग अलग बुद्धिस्ट सत्वास के मंत्र राज है, जैसे भगवान बुद्ध का मंत्र है ना, गॉडनेस तारा देवी का मंत्र है, कंपैशन बुद्धा का मंत्र है, और मेडिसिन बुद्धा का मंत्र है। मतलब कई डिफरेंट जो है मंत्रास को इन पत्थरों में लोगों ने बड़ी बारीकी से, यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया इसको। और सर्दी में जब काम नहीं होता है तो ये लोग जो है 1-1.5 महीना जो है मंदिर के लिए
जो है दिल से जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो इन चीज़ों को बना के लोग यहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं। तो और इसको जो है लोग सुबह और शाम को जो है परिक्रमा करते हैं। इस गांव में एक लेक भी है। ऐसी बंजर और सूखी जगह पर एक लेक का होना ही अपने आप में बहुत मैजिकल सा लगता है। इस लेक का नाम है नाको लेक। एक वक्त पर यहाँ पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। तभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस लेक का निर्माण हुआ, जो आज भी नाको गांव की पहचान और जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि लोग तो रहते ही नहीं है यहाँ पे, गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। नाको के इस गांव में इन घरों को देखकर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप टाइम में बहुत पीछे चले गए हो। छोटे छोटे मड हाउसेस हर घर पर लगे, ये रंग बिरंगे से प्रेयर फ्लैग्स, और हर घर के पीछे एक और घर बिल्कुल किसी लैडर की तरह बने हुए हैं। मिट्टी और पत्थर से बने ये पुराने मकान और उनके बीच की ये छोटी छोटी सी गलियां इतनी खूबसूरत लगती हैं कि दिल करता है इन्हें बस देखते ही रहो। ये जो पीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसका नाम है रियो पुरगिल और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 22,300 फीट है। काफ़ी क्लियर व्यू दिखाई देता है नाको विलेज से। घर से इतनी दूर आते आते मैंने बहुत कुछ बदलते देखा। मौसम बदले, लैंडस्केप्स बदले, लैंग्वेजेस और कल्चर भी बदलते देखे, लेकिन एक चीज़ जो हर जगह एक जैसी मिली, वो थे यहाँ के लोग। इन मुस्कुराते चेहरों में वो अपनापन जो घर से हजारों मील दूर भी आपको अपना सा महसूस करवाते हैं। झूले। इस वैली में रहने वाले लोगों को हर जगह के हिसाब से खुद को बदलते देखा, लेकिन इतने बदलावों के बीच भी एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली। शुक्रिया आंटी, थैंक यू। इन लोगों के बीच बसी ये इंसानियत, वही इंसानियत जो मैंने किन्नौर के इन खूबसूरत गाँव में महसूस की, और शायद यही वो चीज़ है जो आज भी हम इंसानों को इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाती है।